इंडिया में सिर्फ 5 से 7% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फंड मैनेजर्स एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट यानी अल्फा जनरेट करने के लिए ऐसा क्या एक्स्ट्रा करते हैं? जो है काफ़ी बार एक मिसकंसेप्शन रहती है कि आप सिर्फ अच्छे कंपनीज ले लीजिए और फिर उनको भूल जाइए तो उसमें अपने आप आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। ग्लोबल बॉन्ड प्राइसेस आर राइजिंग वेरी एग्रेसिवली। ऑलमोस्ट 2008 क्राइसिस के पहले जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो बेसिकली मार्केट क्या कोई बड़ी रिस्क को प्राइसिंग कर रहे हैं? इंडिया में सिर्फ 5 से 7% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें से कई लोग ये नहीं जानते कि उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, कौन करता है और किस तरीके से करता है। आज हम एक ऐसे फंड मैनेजर के साथ बात करेंगे जो मार्केट के अंदर बाहर, माइक्रोस, मैक्रोस, इन सब की स्टडी करने के बाद आपके लिए एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अपनी पूरी नॉलेज को यूज करने के बाद आपके लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। अल्फा जनरेशन से लेकर एनएफओ की रेस तक, एफआईएस एग्जिट से लेके मिडिल ईस्ट ऑयल क्राइसिस तक, सब अनसेड बातें आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स वेलकम मिस्टर आनंद शर्मा फ्रॉम टाटा म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने। आनंद सर हैंडल्स टाटा फ्लेक्सीकैप फंड एंड टाटा फोकस फंड। So before starting, I just wanted to understand, sir, कि since you have been working in this industry as a fund manager पिछले 15-16 सालों से, और I guess आपकी 2 fund houses yes you have been working, right? अभी आपका जो experience है इन different fund houses का, उसमें क्या difference आता है? Actually it works differently या सबके process एक जैसे होते हैं? नहीं, ऑब्वियसली जैसे हर इंसान अलग होता है वैसे ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फंड हाउस के ऑब्वियसली अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के। ऑब्वियसली बोथ ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर ओन वेज ऑफ वर्किंग एंड आई थिंक हर एक ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी चीज़ें सीखने के लिए तो डेफिनेटली होती ही है। तो बोथ फ्रॉम माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड माय करंट ऑर्गेनाइजेशन मुझे अब तक बहुत कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर कह लीजिए। थैंकफुली दोनों ग्रुप्स जिनके लिए मैंने काम किया है, दोनों ग्रुप जो है वो लार्ज रेप्यूटेड ग्रुप्स है, इस कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। तो आई थिंक इन दोनों ग्रुप के काम में काम करने के डेफिनेटली कुछ प्लसेस तो है ही फॉर श्योर। फंड मैनेजर्स एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट यानी अल्फा जनरेट करने के लिए ऐसा क्या एक्स्ट्रा करते हैं जो नॉर्मल सेट ऑफ इन्वेस्टर्स से मिस हो जाता है? श्योर, यू नो एक चीज़ जो है इन्वेस्टिंग में जो है मैं एक बात डेफिनेटली कहना चाहूँगा। इन्वेस्टिंग में जो है काफ़ी बार एक मिसकंसेप्शन रहती है कि आप सिर्फ अच्छे कंपनीज ले लीजिए और फिर उनको भूल जाइए तो उसमें अपने आप आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स लेता हूँ। 1994 से लेके 2000 का अगर आप फेज ले लेंगे, करीब 4 से 5 साल का फेज ले लेंगे, अगर आपको याद है तब एक्चुअली इंडिया फर्स्ट टाइम जो है ओपन अप हुआ था, राइट। बट अगर आप देखोगे तभी उस टाइम ऑफ इंडिया में देयर वर सर्टेन सेक्टर्स जो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ग्रोथ हो रही थी उन कंपनीज में, स्टॉक्स ने रिटर्न्स नहीं डिलीवर किए, राइट। अगर आप 2000 का एग्जांपल लेंगे जो सबको याद रहता है, डॉट कॉम बबल का एरा है, राइट। अगर आईटी स्टॉक्स किसी ने 2010 में लिए होंगे तो 2010, 2015, मे बी 2005-6 एटलीस्ट 5 से 6 साल का फेज था जिसमें जीरो रिटर्न्स भी बने थे, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स भी बने थे काफ़ी टाइम। क्या वो अच्छी कंपनीज थी? वो तभी भी अच्छी कंपनीज थी, आज भी अच्छी कंपनीज है। और अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 2015 में अगर किसी ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा तो 2015 से लेकर 2020 5 साल के पीरियड के लिए नेगेटिव रिटर्न्स आए थे। तो ये 3 एग्जांपल अगर मैं लूँ तो राइट, अच्छी अच्छी कंपनीज भी जो है वो फेजेस होती है जो वो रिटर्न्स नहीं बना के देती है। एंड तो इसका मतलब तात्पर्य क्या है कि एक्चुअली सिर्फ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, अच्छी कंपनीज को अच्छे टाइम पे भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, विच इज़ वेयर हम लोग एज फंड मैनेजर्स फॉर एग्जाम्पल हमारी रोल जो है यहाँ पे आ जाती है कि हमें ये एक मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो बॉटम अप कॉल लेके ये डिसाइड करना होता है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कौन से सेक्टर्स है जो नेक्स्ट 2-3 या 5 साल के लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जिनमें रिटर्न्स बन सकता है, और कौन से सेक्टर्स को पोटेंशियली अवॉइड किया जाए जहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े से कंसर्निंग हो सकते हैं या हाई हो सकते हैं। सो आई वुड से टू स्टार्ट ऑफ दिस इज वेयर अ रोल ऑफ अ फंड मैनेजर जो है आ जाता है कि ऐसे सारे कॉल्स जो है वो लेने में थोड़ी सी हमें we are in a better situation, let me put it this way. Okay. मैंने अक्सर एक चीज देखी है सर, इतने सालों में चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट फेज हो, कंसोलिडेशन, करेक्शन, व्हाटएवर वी कॉल इट, मैंने कभी किसी फंड मैनेजर को
नेगेटिव या फिर सेल कॉल देते हुए इतनी जल्दी देखा नहीं, हमेशा उनको पॉजिटिव देखा है। ऐसा क्यों नहीं होता कभी कोई फंड मैनेजर ऐसे पोजीशन पे आने के बाद मार्केट की जब वैल्यूएशन ज्यादा है तो कभी पॉज या फिर स्टॉप इन्वेस्टिंग फॉर अ पीरियड का कोई सिग्नल नहीं देता कभी? Slightly fair point, but I would also say कि there are a few people in the industry who do give sale calls from time to time. See, by nature, the kind of industry we are in, right? एक चीज मैं कहूँगा कि by nature most of us are optimists by nature, right? And I'm talking about industry, not about any specific set of people. So I would say that by nature जब आप optimist होते हैं and equity markets are always future looking. तो देयर कुड बी टाइम्स वेयर आपको पता है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीना जो है पोटेंशियली पेनफुल हो सकता है, बट द थिंग अबाउट इक्विटी मार्केट्स इज ऑल्सो दैट सी समटाइम्स टाइम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट इज वेयर ऑन योर फर्स्ट पॉइंट टाइमिंग इन द मार्केट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. But I'm saying that I will say two things here. I would say the way to approach market is that see people who give sell calls कैन गो रॉन्ग फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसा नहीं है कि जो सेल कॉल देता है वो सही जाता है, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल जो है सिर्फ आपके हाथ में नहीं होती है. देयर आर मार्केट फोर्सेस ऑल्सो एट प्ले. आई वुड से दैट इफ यू हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर कस्टमर्स एट हैंड एंड इफ यू गिव सेल कॉल्स और स्विच कॉल्स, एक्चुअली आई वुड ऑलवेज से यू शुड यूज स्विच कॉल्स. कि आज अगर आपको एक एसेट क्लास जो है थोड़ी महंगी लग रही है, तो रादर देन सेलिंग आउट ऑफ इट कंप्लीटली एंड मूविंग इनटू कैश, maybe it helps from time to time कि you should switch in and out from sectors या asset classes from time to time. I'll take an example, right? 3 months back for example, gold and सबको सिर्फ gold and silver में ही invest करना था. In my opinion, that was the riskiest time to invest in gold and silver. Today, if you ask me, for example, equities are than say precious metals. I would not name that person, but मैंने ऐसे सुना है कि by 2029 निफ्टी will reach by 29,000. So ये ऑप्टिमिज्म बेसिकली न्यूज चैनल्स पे यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग पास्ट मार्केट को देखते हैं और हम उसके एवरेज रिटर्न्स देखते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज के, वहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो डिस्काउंटेड होते हैं. Correct. और उस रिटर्न्स के बेसिस पे हम लोग फॉरवर्ड रिटर्न्स देखते हैं, राइट? लेकिन फॉरवर्ड इवेंट्स हमको पता नहीं है. सो इज दिस जस्ट अ जर्नी ऑफ क्रिएटिंग ऑप्टिमिज्म एवरी टाइम? So I would say देखिए numbers तो किसी को नहीं पता है. Where Nifty will be in 5 years, where Sensex will be in 5 years, nobody knows where the future will be. I think the way to think about it is first and foremost, are you constructive on the country and the growth prospects of the country over the next 5 years? I think that is the first question जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए before investing. अगर देखिए अगर आप इस country के growth prospect पे positive नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, यू विल नॉट नेसेसरली मेक रिटर्न्स. इफ यू आर कंस्ट्रक्टिव ऑन द कंट्रीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एंड आई लाइक टू बिलीव दैट ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years इंडिया की जो है जर्नी जो है, आई वुड से वी हैव जस्ट अबाउट स्टार्टेड. हम एज अ कंट्री वी हैव स्टिल फार टू रीच बिफोर वी बिकम अ प्रीमियमाइजेशन काइंड ऑफ कंट्री. तो आई थिंक द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड. देखिए नंबर्स नोबडी नोज कि कब कैसे होंगे, right? If you take an example, right, on February 1st, right, if you would have asked me that sitting here today that this is where markets will be, I would have had no idea कि बीच में AI को लेके इतना noise हो जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट में ये हो जाएगा. तो predicting events is very tough from time to time. अगर हम 4 साल पहले देखेंगे, रशिया यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ था, सबको लगा था वो वॉर 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 6 महीना चलेगा. 4.5 साल होने को आ गए, अब तक किसी को आइडिया नहीं. तो आई थिंक प्रेडिक्टिंग इवेंट्स इज वेरी टफ एंड दैट इज द जर्नी ऑफ वॉलेटिलिटी जो चलेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट एज लॉन्ग एज यू आर कंस्ट्रक्टिव ऑन अ कंट्रीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, आई थिंक यू कैन बी रीजनेबली पॉजिटिव ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी. एंड इफ इकोनॉमी अगर अच्छी करेगी तो दैट विल इवेंचुअली ट्रांसलेट इनटू पीपल मेकिंग मनी इन देयर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. जैसे आपने जैसे बोला कि सर सेल कॉल नहीं लेकिन स्विच हम जिसको बोलते हैं, सेक्टर रोटेशन वी कैन डू, क्योंकि कहीं कोई एसेट क्लास हमको अट्रैक्टिव दिख रहा है, कभी कोई सेक्टर अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो ये हो सकता है. इसी तरह से मार्केट्स पे भी डिपेंड करता है. मे बी इंडियन मार्केट्स वो अट्रैक्टिव लेवल पे नहीं दिख रहे एफआईएस को, तो दे हैव मूव्ड आउट. अदर मार्केट्स आर लुकिंग मच बेटर. हमारी इकोनॉमी में
ऐसा दिखता है कि ग्लोबल फंड्स के अंदर में अक्सर ये होता है कि जब तक एएमसीज या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज कॉल देना शुरू करती है, हाफ ऑफ द रैली कंप्लीट हो चुकी होती है। उसके बाद हम ओपन करते हैं सब्सक्रिप्शन एंड देन सडनली क्लोज कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 5 to 10% ग्लोबल एक्सपोजर होना चाहिए, बट अगर ओवरऑल इकोनॉमी मतलब ओवरऑल पिक्चर में देखूं जो हमारा म्यूचुअल फंड साइज आज है AUM का, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड बेसिकली? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 1 से 2% के ऊपर में भी हम लोगों ने एक्सपोजर ओपन किया है। फेयर पॉइंट। सो आई वुड मैं ये आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। देखिए पहले तो एक होता है लोगों के मन में एक फेमिलियरिटी बायस थोड़ा सा हो जाता है, बिकॉज अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की अगर आप बात करोगे तो आप बेसिकली आप सुबह उठते हो, आपको पता चलता है कि रात को उस कंट्री में क्या हुआ है। एंड क्या होता है दूसरा कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ग्लोबली क्या प्ले होने वाला है, राइट। जैसे मैंने कहा पिछले 3-4 साल में जो वेनेजुएला में हुआ और अब जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, तो कभी कभी ग्लोबल मार्केट्स में ये सारी पॉइंट जो है थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। एंड अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी ऑनेस्टली देखोगे तो बेसिकली 2 या 3 मार्केट ही है। इट्स नॉट कि पूरा ग्लोब का आपके पास एक्सपोजर है। इट इज़ बेसिकली अगर आप देखोगे मोस्टली इट्स आइदर यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना का ही एक्सपोजर है ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स अगर मैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। आई टोटली अग्री विथ यू, लोगों का जो पोर्टफोलियो है उसमें देयर इज अ सर्टन पर्सपेक्टिव जो है वो ग्लोबल एक्सपोजर थोड़ा सा होना चाहिए। एंड सेइंग दैट जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस इंडस्ट्री ने नहीं डाली है, राइट। वो फ्रॉम अ फॉरेन करेंसी पर्सपेक्टिव जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है वो इंडस्ट्री पे है कि कितना पैसा है वो डॉलर एसेट्स है या दूसरे करेंसी के एसेट्स में ऑब्वियसली जा सकता है। सो रिस्ट्रिक्शंस आई वुड से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव भी जैसा आप जानते हैं कि है हमारी इंडस्ट्री पे। आई वुड एक्चुअली टुडे से दैट टुडे एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप इंडियन मार्केट में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, राइट। एंड आई ऑब्वियसली आई हैव रीजंस फॉर मेकिंग दैट स्टेटमेंट। बट अगर आप देखोगे सिंस आपने FIIs की बात कही, टुडे अगर आप किसी भी FII से पूछोगे कि उनको क्या करना है, वो एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। विच इज़ वाई अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ले लीजिए या ताइवान ले लीजिए या कोरियन मार्केट्स ले लीजिए, ये 3 मेजर मार्केट्स है, राइट। ये 3 मार्केट्स में सेमीकंडक्टर्स और AI को लेके इन्वेस्टमेंट चले जा रहा है पिछले 2 साल से। एंड अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्ले है वो लिमिटेड है एट दिस पॉइंट। ऐसा नहीं है कि नहीं है, देयर आर इनफ कंपनीज एंड इनफ इंडस्ट्रीज जो इसमें काम कर रही है। बट ऑब्वियसली अगर मैं फॉरेनर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उनको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा रुचि है, क्योंकि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ थीम में पार्टिसिपेट करना है। सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात निकली सर, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर चाहता हूं उसके लिए कि वेयर आर वी एज एन इंडिया स्टैंडिंग फॉर artificial intelligence comparing with other countries? Definitely I would say कि we are behind. I mean it's a fact. देखिए कोई भी थीम जो है ना, first thing is you have to recognize where you are in the theme, and thank you आपने ये question पूछा। Definitely we have been a little late in investing in this theme, but I would say better late than never, because ये जो है एक overriding theme होगी अगले 3, 4, 5, 10 साल में भी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आज के दिन में फॉर एग्जांपल जैसे मैं एज अ फंड मैनेजर, सिंस आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा, राइट, जनरली मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ या कंपनी के प्रेजेंटेशंस पढ़ता हूँ। आजकल कोई भी एनुअल रिपोर्ट आप निकाल लीजिए 300 to 400 पेजेस होता है। आई रिमेंबर आपने हाँ, यस। अब अगर मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं वो पूरा 300-400 पेजेस 1 by 1 पढूं, या तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स हैं उनको यूज करूं टू समराइज दीज एनुअल रिपोर्ट्स फॉर मी, एंड वो समरी पढ़ने में मुझे 20 से 25 मिनट्स लगेगा। तो हमारे इंडस्ट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज ऑलरेडी आ चुका है। एंड अगर इस कंट्री के सिटीजन्स जो है अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे तो 5 या 10 साल बाद वो पीछे रह जाएंगे। तो बहुत एसेंशियल भी है कि ऑन अ एवरीडे बेसिस भी हमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टूल्स है ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबली यूज़ करनी है। उसमें काफ़ी सारे लोगों को कंसर्न्स भी है फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेदर इट इज़ प्रिवेसी और डेटा सिक्योरिटी, जैसे वो प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक इट इज़ नेसेसरी दैट हम भी अपने लाइफ में अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हम भी हो सकता है पीछे रह जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ।
देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2000 में जब डॉट कॉम बबल भी आया था, राइट, तभी डेटा फर्स्ट टाइम आया था दुनिया में, हमें पता था दुनिया बदलने वाली है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे 2000 में पता होगा कि हमारी दुनिया इतनी डिपेंड हो जाएगी ऑन डेटा और अ मोबाइल फोन, आई डोंट थिंक मैंने सोचा था 2000 में कि ऐसी हमारी लाइफ हो जाए। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं 25 साल बाद आपके साथ कभी कॉन्वर्सेशन करूं, डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। कितनी चेंज होगी वो तो टाइम बताएगा। एंड टेक्नोलॉजी का जो अब्जॉर्प्शन कर्व होता है ना, वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, हमेशा स्टार्ट क्विकली होता है, देन उसके बाद लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अरे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या जरूरत है, क्या बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं क्या, तो एक थोड़ा स्लो डाउन फेज आता है। एंड देन वंस पीपल स्टार्ट सीइंग कि उसमें प्रोडक्टिविटी इफेक्ट्स है, देन इट ऑटोमेटिकली पिक्स अप अगेन, बट दिस इज अ लॉन्ग जर्नी आई वुड से। Since we are looking that बहुत मतलब सारी AMCs they are coming with lot of NFOs, नई AMCs आ रही है, वो अपने बेसिक प्लेन वैनिला फंड्स को लॉन्च कर रही हैं, बट जो एग्जिस्टिंग AMCs हैं टॉप 10 they are coming with lot of NFOs, जबकि हमको ये पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है that is moving around that 500 stocks itself. यस, So are we doing justice? Basically क्या हम लोग सच में कुछ इनोवेटिव लेकर आ रहे हैं या वही प्रोडक्ट्स नई पैकेजिंग में लोगों को दे रहे हैं? श्योर। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट को जो है वो दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में उसको मैं डिवाइड करूंगा। एक होता है सर्टन सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जिसको आप बाय एंड होल्ड करके रख सकते हो, and the horizon should be at least 3 years and longer, right, which is your flexi cap funds, multi cap funds, large cap funds, business cycle funds, balanced advantage kind of funds. These are funds, these are all sector funds, इनको आप रख सकते हो longer time के लिए। And there are thematic NFOs which happen in the market, and this is where I'll come to the initial point जो आपने बताया था कि इंडस्ट्री में लोग सेल कॉल देते हैं कि नहीं देते। तो मेरे हिसाब से कोई भी जो पर्सन का पोर्टफोलियो होता है ना, आई थिंक एक होता है एक टैक्टिकल एलिमेंट ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा होना चाहिए, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इंडस्ट्री में ये आती है कि काफी बार जो है कि आपका टैक्टिकल एलिमेंट ऑफ पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वहां पे एक्चुअली लोगों को दिक्कत आती है कि आपकी जो पोर्टफोलियो है, सपोज 100% आपकी जो पोर्टफोलियो है, वहां पे एक्चुअली किसी रिलेशनशिप एडवाइजर या हमारा एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेट करना कि देखिए ये एनएफओ है, ये एक हो सकता है ये एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है। जैसे थीमेटिक फंड है तो डेफिनेटली आई वुड से टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मैं थोड़ा कहूंगा। अगर टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है तो आपके 100% ऑफ पोर्टफोलियो में आप इतने से ही रुपये एलोकेट कीजिए उसको, एंड देन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ऑल्सो एसेंशियल कि आप उसको स्विच इन एंड आउट कीजिए। तो वो जो सेल कॉल जो होता है ना थीमेटिक फंड्स में, मेरे हिसाब से एक स्विच कॉल या सेल कॉल देना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसमें आपको सेल कॉल देने की जरूरत नहीं है। दैट इज आई वुड कॉल एज ब्रेड एंड बटर ऑफ योर पोर्टफोलियो। लेकिन ये जो थीमेटिक फंड्स जो होते हैं ना, उनका पर्पस होता है पोर्टफोलियो में टू गिव सम किकर अल्फा इफ पॉसिबल। ऑब्वियसली पीपल कैन मेक मिस्टेक्स देयर एज वेल, बट थीमेटिक फंड्स का रोल यही होना चाहिए कि जैसे आपका वो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एलोकेशन दीजिए, जैसे ही अल्फा बन जाए मे बी यू स्विच टू सम अदर सेक्टर, एंड दैट इज वेयर मुझे लगता है कि हमारी एज एन इंडस्ट्री, एज अ फंड मैनेजर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को बताना कि ये थीम अब प्ले आउट हो गया है, राइट, मे बी नाउ यू कैन स्विच आउट ऑफ दिस थीम एंड मूव टू सम अदर थीम। सो आइडियली इन्वेस्टर्स के लिए उनकी फाउंडेशन जो होती है दैट इज प्लेन वैनिला Yes, yes. एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव अ सरप्लस अमाउंट Yes. मेक इट अ सेक्टर रोटेशन। Yes, I think that's the perfect way जो आपने आंसर किया। Sir, we are looking at FIIs. FIIs अक्टूबर 24 के बाद लगातार सेल कर रहे हैं, right? So is this just a currency pressure, other parameters, या इंडिया की growth story पे confidence कम हो रहा है? No, actually, I would actually have a very simple answer to that. It's basically AI theme. And actually last 2 साल में ही ये AI theme जो है वो काफ़ी बढ़ के निकला है, एंड स्पेशली ये जो 3 कंट्रीज जो है जो लीड कर रही है, विच इज ऑब्वियसली यूएस, ताइवान, कोरिया, एंड ऑब्वियसली चाइना इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग। बट बेसिकली अगर आप किसी भी एफआईआई को पूछेंगे कि उनको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, वो एक सिंगल वर्ड आंसर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे इंडिया का कोई बड़ा प्ले नहीं है। एंड सेकेंड पार्ट डेफिनेटली आई थिंक करेंसी ऑल्सो हैज प्लेड एन इम्पैक्ट, बिकॉज अगर आप किसी ने डॉलर में इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली दे हैव कंसिडरिंग दैट हमारी करेंसी भी थोड़ी डिप्रिशिएट हुए जा रही है लास्ट 1-1.5 साल से, तो पीपल
have not made returns. But if you ask me, the single biggest thing is basically lack of AI as a theme. And actually अगर आप देखोगे, it has also coincided with the fact that आपने जो period start बोला October 2024, October 2024 से लेकर December 2025, which is a period of 15 months, इंडिया में थोड़ा अर्निंग्स कट वाला साइकिल भी आया. वेर इफ यू सी हमारे जो इंडेक्सेस है, निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी मिड कैप या निफ्टी स्मॉल कैप, वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी कट हो रही थी. सो बोथ आई वुड से एडेड एज रीजंस, बट सिंगल बिगेस्ट रीजन इफ यू आस्क मी इज डेफिनेटली AI plus Indian valuations were not cheap. At that point of time, India definitely had gotten a little expensive. गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर टू गो इनटू फ्यूल प्राइसेस. ये आम आदमी पे सीधा इम्पैक्ट करता है, सीधा असर करता है. Yes. इज दिस द राइट वे डेफिसिट को कवर करने का? ये सही तरीका है? श्योर. सो अगर आप देखोगे बाकी के आप इमर्जिंग मार्केट्स ले लीजिए, राइट, हमारे जो एशियन पियर्स है, एंड इंडिया लाइक अदर कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जो है हमारे, द प्रॉब्लम विद इंडिया इज दैट वी आर वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, राइट. हमारे पास इतने ऑयल रिजर्व्स है नहीं, राइट. सो वॉट एवर इट इज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई एज अ कंट्री हमने वी बोर द ब्रंट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज प्रॉब्लम, राइट. एंड अगर आप देखोगे ग्लोबली बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में, वहाँ पे पिछले 2 महीने से ही, जब से वॉर स्टार्ट हुआ उसके 15-20 दिन से ही फ्यूल प्राइसेस वगैरह हाइक होना शुरू हो गए थे. इंडिया में ऑब्वियसली इट्स ओनली इन द लास्ट 1 वीक दैट फ्यूल प्राइसेस जो है वो हाइक होने शुरू हुए. देखिए, आई डोंट हैव अ नंबर कि व्हाट इज द राइट नंबर, जितना होना चाहिए जितना नहीं होना चाहिए, बट द फैक्ट इज दैट वी आर स्टिल हेवीली डिपेंडेंट. एंड अगर आप देखोगे जो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो ऑन अ डे टू डे बेसिस दे आर लूजिंग thousands of crores today. So obviously that is also a fact. The only hope that I have is that obviously the needs of the common man and the aspirations of the common man will also be, watched out for in this point of time. As far as gold is concerned, देखिए, India is a gold loving country. That is a fact, right? And right now I think the objective is also, and I don't have a view on what is right, what is not. वो तो टाइम ही खैर बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है. But I think the objective at this point of time is that since a lot of gold in our country is basically for consumption, right? Not everything is for investment, right? And we import a lot of gold as well, for which obviously we pay in USD, right? So I think the objective at this point of time is to also ensure currency stability. So that is a very important thing from a government's पर्सपेक्टिव, करेंसी, बिकॉज ऑल सेड एंड डन अगर करेंसी हमारी डिप्रिशिएट होती जाती है, हमारा इम्पोर्ट बिल इज ऑल इन डॉलर्स, राइट. जितनी हमारी डिप्रिशिएट होती है उतना एज अ कंट्री वी हैव टू पे मोर, एंड देन द कॉमन मैन ओनली हैज टू सफर इवेंचुअली. सो व्हाट इज द राइट नंबर कि पेट्रोल डीजल कितनी हाइक होनी चाहिए, दैट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिसाइड. बट द ओनली थिंग आई विल से इज दैट अदर कंट्रीज हु आर importing have actually suffered far more. So you have a lot of study about different kind of sectors and companies and industries. Are we working on alternates of this? So this is a long-term plan. So if I look at it from a government's perspective, मैं एक single line बोलूँगा, Rome was not built in a day, right? ये सारी चीज़ें जो ना decadal themes है, right? I'll just take an example. Now today, as a country, हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कि we have to start using nuclear as a source of power. This is a 10-year theme. ये ऐसा नहीं है कि कल किसी ने केपेक्स अनाउंस कर दिया, परसों प्लांट डल गया. ये सारी डेकेडल थीम्स है. बट द ओनली थिंग आई विल से इज दैट, देखिए 4 साल में हमें 2 बार झटके लग चुके हैं, एक रशिया यूक्रेन के टाइम में और अब ये जो मिडिल ईस्ट में हुआ है. एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेफिनेटली लर्नड इट द हार्ड वे कि नेक्स्ट 5-10 years, maybe lesser also, 3 to 10 years is what I look at it. Energy security is going to be a very, very, very critical thing. So if I had to define next 10 years में what is going to be the most important thing for India, it will be energy security. Now, luckily as a country, हमारे पास coal reserves बहुत है. अगर coal reserves नहीं होते हमारे पास as a country, तो हमें और problem होती थी. तो आज के दिन thanks to some government PSUs, we have a lot of coal reserves in the country. Not just because of government PSUs, as a country we have been blessed with coal reserves. So first and foremost, nobody knows geopolitics में कब तक कौन सी वॉर कब तक चलती है, राइट. जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले रशिया यूक्रेन का भी बात किया,
So we don't know when the resolution will happen. That is, I would say, above my pay grade. That the political leaders of the world will have to sit together and resolution करना पड़ेगा. But the fact remains that India की सबसे दो pressing problem यही है कि because हम इतना energy dependent है and हमारी mostly जो है source of energy हम oil import करते हैं वो Strait of Hormuz से ही आती है, right? So obviously if crude stays at 100 और तेल का भाव अगर $100 रहता है, obviously it's not great for India, right? And अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते ही फॉर एग्जांपल WPI इन्फ्लेशन का जो प्रिंट आया था दैट वाज हाई. सो द बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट अगर आप कह रहे हैं 6 महीना फॉर एग्जांपल, अगर वॉर लंबा चलता है तो क्रूड के दाम ऊपर रहेंगे, और अगर क्रूड के दाम ऊपर रहेंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा. एंड दैट इज़ वेयर एवरीबडी इन द इकोसिस्टम, कॉमन मैन से लेके कॉर्पोरेट्स को लेके सब लोगों को प्रॉब्लम आएगा. तो द वॉर गेटिंग रिजॉल्व is very essential for India from that perspective. Global bond prices are rising very aggressively. Almost 2008 crisis के पहले जैसे signals आ रहे हैं, तो basically market क्या कोई बड़ी risk को pricing कर रहे हैं और investors को इसको कितना seriously लेना चाहिए? Actually मेरा एक हमेशा व्यू है कि सबसे पहले एक्चुअली आप लोगों को बॉन्ड प्राइसेस ही देखने चाहिए, चाहे वो US 10 ईयर बॉन्ड प्राइसेस हो या US 30 ईयर बॉन्ड प्राइसेस हो या इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स हो या ग्लोबली भी बाकी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग. एक्चुअली बॉन्ड मार्केट्स ही हमेशा आपको बताता है कि रिस्क कहाँ पे है. हम लोग काफ़ी बार ये होता है कि लोग इक्विटी पे फोकस करते हैं, बट एक्चुअली रिस्क जो होता है वो बॉन्ड मार्केट ही बताता है. तो मेरा एक्चुअली ये क्लियर व्यू है कि ये जो पोटेंशियल वॉर का रेजोल्यूशन भी है वो एक्चुअली बॉन्ड मार्केट जो सिग्नल्स दे रहा है उसी से ही एक्चुअली आएगा. बिकॉज अगर आप देखोगे अनलाइक द पास्ट लास्ट 10-15 साल में US इज अ वेरी लेवरेज्ड कंट्री, राइट, टुडे, अनलाइक द पास्ट वेयर US वाज वेरी सरप्लस, राइट. सो एक्चुअली इफ बॉन्ड प्राइसेस अगर US 10 ईयर राइट starts reaching say 5% for example, I don't know where the number will be, but if 5% is something that happens, obviously that's a risk. तो मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि एक्चुअली आप पहले बॉन्ड मार्केट्स ही देखिए, बिकॉज बॉन्ड मार्केट्स ही आपको रिस्क बताता है. देखिए इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टर आते हैं, नॉट जस्ट इंडिया एंड ग्लोबली ऑल्सो, ऑब्वियसली उनकी थोड़ी रिस्क एपेटाइट हायर होती है. लेकिन जो बॉन्ड मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट, दे आर ऑब्वियसली लुकिंग फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी. तो आई ऑलवेज से दैट बॉन्ड मार्केट्स एक्चुअली ऑलवेज शो यू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम अ रिस्क परस्पेक्टिव. तो बॉन्ड यील्ड्स जो है आपको हमेशा देखते रहना चाहिए. बॉन्ड यील्ड्स गोइंग हायर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम फॉर नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड. So one last and most important question, इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं इंडिया के अंदर में, why टाटा म्यूचुअल फंड? What is that different thing कि टाटा म्यूचुअल फंड को वो थोड़ा सा अलग प्लेस करता है? So I mean that is a very difficult question to answer, but I would say that Tata Mutual Fund, obviously there is a brand attached. Tata stands for trust, right? I think if I had to choose what I wanted to do for next 3 to 4 years, I would say the reason why Tata as a brand stands out for me is that I think as an organization and as a group, right, we always believe in keeping the customer first, right? And as a group it is something हमने हमेशा किया है कि आप कस्टमर के जो इंटरेस्ट है, क्लाइंट के जो इंटरेस्ट है, उनको आप सबसे सर्वोपरि रखिए. So I think that is something for me that is very attractive about this group. And we believe that as an organization, as an AMC, we have exciting times ahead for next 4 to 5 years. I think we have just started in our journey. Great. Thank you, Anand sir. Thank you so much. And I'd like to take this forum to wish everyone a very happy investing 2026. Thank you so much. Thank you, sir. आज की कन्वर्सेशन ने बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए जो हम लोग पूछना तो चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते. आपको आज के सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगा? अगर आपको ये सेशन में कुछ ऐसी इंसाइट्स मिली जो आपको शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज शेयर इट. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक इन्वेस्ट करते रहें सोच समझ कर.